नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बेसउर भाग 2। नहीं भैया, उसने दूसरी शादी कर उस लड़की को घर ले आया था। वह रुक रुक कर किसी तरह बोली। तो इस बार भैया की जगह पर भाभी बोली, क्यों नहीं करेगा वह शादी, जब इसे पति के साथ रहने का शऊर ही नहीं था। दूसरी लड़की होती तो इतने दिनों में अपने प्यार और सेवा से पति को बांध ही लेती। इस तरह बैग उठाए यहाँ नहीं चली आती। पर यह क्यों ना आए, एक मुफ्त की नौकरानी जो बैठी है इनकी सेवा के लिए, और भाई ने भी तो पैसे के पैर लगा रखे हैं, तो किस बात की चिंता। फिर भैया की तरफ मुखाबित हुई, जाइए इसे इसके ससुराल छोड़ आइए, देखते हैं वे लोग कैसे नहीं रखते हैं। तब माँ ने कहा था, बेटा छोड़ दे इसे, जाने कैसी कैसी प्रताड़ना झेलकर आई है, सोच समझकर जो करना होगा किया जाएगा। उन्हें यूं ही छोड़ दूं, पूरे 15 लाख दिए थे पापा ने गिनकर, सारे पैसे उन्हें कैसे पचा लेने दूं। वह चुप क्या करे, बिना अपराध यहाँ भी सुनना, बिना अपराध वहाँ भी सुनना, बिना कुछ किए भैया से क्षमा मांगती रहे, जैसे ससुराल में सासू माँ से बिना अपराध क्षमा मांगती रहती थी। कभी कभी उसे लगता जब उसे सबसे क्षमा ही मांगते रहना है तो माँ को उसका नाम ही क्षमा रख देना चाहिए था। दूसरे दिन ही मानसिक विक्षिप्तता का आरोप लगाकर तलाक का नोटिस आ गया। फिर शुरू हुआ केस मुकदमा। ऐसे ऐसे आरोप और उसके पागलपन के मनगढ़ंत कहानियां कोर्ट में पेश की गई, जिसे सुनकर वह पानी पानी हो गई। फिर भैया ने समझौता का रुख अपनाया। रुपया महीना गुजारा भत्ता पर तलाक हो गया। भाभी ने साफ इनकार कर दिया, जिंदगी भर वह बोझ नहीं ढोएगी। मकान अभी भी माँ के नाम पर था। चौथे माले पर एक कमरा बना था, जिसे उन्होंने अंजलि को सौंप दिया। तब से अंजलि का वह बसेरा बन गया। कभी पापा द्वारा वहाँ ढेर सारे गमले रखे गए थे, जो अब बेतरतीब पड़े थे। अंजलि ने फिर से उसे संभाल लिया था। जरूरत का सामान एक बार जाकर ले आती, फिर वह नीचे नहीं उतरती। प्रेम की सनातन चाह सबको होती है, उसे भी थी, पर कच्चे धागे वाला प्यार भी उतना ही स्वार्थी निकला जितना कि मंगलसूत्र से बंधा रिश्ता। सबने उसकी परवाह करना छोड़ दिया, तो वह भी सबका साथ त्याग कर अकेले रहने लगी। अकेले रहते रहते वह बेपरवाह सी हो गई थी। कभी खाना बनाती, कभी मन नहीं होता तो कभी नहीं बनाती, कभी नहाती कभी नहीं नहाती। कभी कभी माँ मिलने आती तो उसे देख रो पड़ती। अपने हाथों से उसके बाल संवारती, कपड़े बदलवाती और उसके गंदे कपड़े धोती। उसे हिदायत कुछ काम धंधा करने की सोच, वह हंसकर रह जाती। पहले उसने बहुत कोशिश की थी कि कोई नौकरी मिल जाए। उसने जगह जगह इंटरव्यू दिए, पर उसका आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि कहीं भी ठीक ढंग से बात ही नहीं कर पाती थी। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। नौकरी देने के बदले लोग उसका मजाक उड़ाते। घर लौटने पर भाभी कहती, इसे नौकरी कौन देगा, इतनी अकल होती तो तलाक ही नहीं होता। हार कर हर महीने उसी व्यक्ति के पैसों का इंतजार करती, जिसने बिना कारण उसे जलील कर अपने जीवन से निकाल फेंका था। उस पैसों को छूते ही वह जैसे गज भर जमीन में धंस जाती। फिर भी जिंदा रहने के लिए वही पैसा खर्च करती। उसे अपने जीवन से ही नफरत सी होने लगी थी। निरुद्देश्य अकेले जीवन उसका मन और भी गतिहीन हो चुका था। एक दिन बक्से में उसे भुवन का फोटो मिल गया, तो उसने खाली पड़े कील को उससे टांग दिया था। जब भी चाय बनाती एक प्याला उसके सामने भी रख देती। एक दिन भाभी की मेड शांता ने देख लिया। फिर क्या था, उसे पागल ही घोषित कर दिया गया। लोग समझते ही नहीं उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत है, चाहे वह फोटो ही क्यों ना हो। दूसरे दिन बाहर बारिश थम गई थी। वह बाहर निकलकर अपने गमलों का निरीक्षण कर रही थी कि उसे बगल वाले फ्लैट में बालकनी में से एक 35-36 के लगभग के पुरुष आकृति उभरी, जिसका रंग भले ही सांवला था पर चेहरा काफ़ी आकर्षक था। अपनी शोक चंचल आंखों से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे बिना झिझक अपनी ओर देखते देखकर अंजलि को घबराहट सी होने लगी। अपने उलझे बाल और तुरे मुरे कपड़े का ख्याल आते ही वह झट से कमरे में चली गई, पर देर तक उसे अपनी पीठ पर उन आंखों की चुभन महसूस होती रही। बहुत दिनों बाद उसने अपना चेहरा आईने में देखा। अपने उलझे बाल और रूखा बेजान चेहरा देख न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन वह देर तक अपने घने और उलझे बालों को सुलझाती रही।
दूसरे दिन उसने बालों को शैम्पू भी किया। वह बाहर छत पर निकली तो उसकी और निगाहें बालकनी पर ही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। बाद में जब वह मुंडेर पर बैठी चिड़ियों से बातें करते हुए दाना डाल रही थी, उसे लगा बगल की खिड़की से उसे कोई देख रहा है। वह वहाँ से हटकर अपने मोगरा के गमले के पास आ गई। तभी बालकनी से आवाज़ आई, आपके मोगरे बहुत घने खिले हुए हैं। आप इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, पर कुछ ख्याल अपना भी रखा कीजिए। यूँ चोरी चोरी दूसरे के जीवन में नहीं झांकते। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, जी नहीं, मैं तो आमने सामने बात करता हूँ, मुझसे बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वह जरा सख्ती से बोली। आपके इसी अकेलेपन से उबरकर आपकी छोटी चिड़िया कमली कल से गायब है। वह बुरी तरह चौंक पड़ी। तो क्या उसे वह चुपचाप वॉच करते रहता है? इसे उसके चिड़ियों के नाम भी याद है। उस दिन देर रात तक वह अपने इस नए पड़ोसी के विषय में ही सोचती रही। किसी ने उसे बेहद करीब से महसूस किया, उसे जानने की कोशिश की। यह बात उसे बेहद सुखद लगी। आज पहली बार एक अतिरिक्त खुशी का एहसास उसके दिलो दिमाग में महसूस किया था। दूसरे ही दिन अपने पति के फोटो के स्थान पर उसने एक आईना टांग दिया था। अब हर समय आईना उसकी आंखों के सामने होता तो उसका अस्त व्यस्त व्यक्तित्व सुव्यवस्थित होने लगा। धीरे धीरे उसके उलझे बाल अब संवरे रहने लगे। कपड़े भी सलीके से पहनती। अब चिड़ियों से नहीं, ज़्यादातर बातें बालकनी में खड़े उस व्यक्ति से होती जिसने अपना नाम जतिन बताया था। कभी कभी बगल वाले अंकल आंटी से भी बातें कर लेती। अंधेरे में गुम होता उसका अस्तित्व अचानक जीवन की तरफ उन्मुख हो गया था। वह भले ही न विधवा थी न सधवा, पर एक औरत थी जिसका मन जीवित था। मन जीवित था तो औरत की तरह उसे भी एक साथी की चाहत थी, जिसकी संभावना अब उसे बालकनी में खड़े जतीन में दिखती, जो उसके दर्द को अपनों की तरह महसूस कर रहा था। उसके दब्बूपन में आत्मविश्वास भर उसे निराशा और अवसाद से धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान न जाने कब उसे इस सीधी सादी सरल लड़की से प्यार हो गया। फिर लोगों ने देखा, एक दिन जतीन की माँ ने उसके घर शादी का संदेशा भिजवाया, पर उसके भैया और भाभी ने इस विजातीय शादी से साफ इनकार कर दिया था। एक ब्राह्मण कुल की लड़की अपने से नीचे कुल में कैसे ब्याही जा सकती थी? इतना ही नहीं, भाभी ने उसे बुलाकर अपनी अग्निगभा दृष्टि से उसे झुलसाते हुए उस पर चरित्रहीनता का लांछन तो लगाया ही, कुल की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए पूरे घर में हंगामा बरपा दिया था। पर वह न रोई न चिल्लाई, न ही अपना दोष स्वीकारा, न क्षमा मांगी। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर ली। अब वह क्षमा मांगने की परिधि से बाहर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि भाभी की बातें उसे चुभती नहीं थी, पर अब उसके अंदर जतीन के प्रेम का बल था। अपनी पसंद से ब्याह करना अगर चरित्रहीनता है, तो एक चरित्रहीन व्यक्ति के नाम पर सारी उम्र गुजारना सच्चा चरित्र का प्रमाण नहीं हो सकता। एक भुवन के ठुकरा देने मात्र से वह सारी दुनिया के लिए बेकार नहीं हो गई थी। भाभी की बात वह क्यों सुने? जब वह बीमार होती थी, अकेले कमरे में छटपटाती रहती थी। आसपास कोई नहीं होता था सिवा एक शून्य से भरे अंधकार के। रात के अंधेरे में वह कितनी बार पुकारती, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। अब वह क्यों किसी की सुने? बरसों एक पुरुष के अत्याचारों का शिकार रही, तब किसी के गले से आवाज़ नहीं निकली। किसी ने उसके हाल नहीं पूछे, आंसू नहीं पोंछे। जतीन उन सभी के लिए नीची जाति का होगा तो रहे, उसके लिए वह उसका दोस्त, प्रेमी और पथ प्रदर्शक है। अगर आज वह निर्णय नहीं ले सकी, तो एक बार फिर से उन्हीं निर्मम और हृदयहीन लोगों के बीच प्रत्यक्षता बनकर रहना होगा। अचानक अंजलि की आंखों में अद्भुत दृढ़ता आ गई थी। वह चुपचाप हाथ में एक बैग लिए घर से निकल गई थी। कुछ ही घंटों बाद लोगों ने देखा, जतीन बाबू के साथ लाल जोरे में सजी धजी अंजलि कार से उतरकर अपनी माँ से मिलने गई। भाई भाभी ने भले ही उसे दरवाजे पर रोक दिया, पर माँ ने घर से बाहर आकर दोनों की भीगी आंखों से आशीर्वाद दिया और अपनी कलाई से अपने कंगन उतारकर उसे पहनाते हुए बोली, जा अपनी गृहस्थी में ऐसे गुम हो जा कि मुड़कर मायके की तरफ देखने की भी फुर्सत ना मिले।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।